चलिए चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पहले पाठ का नाम क्या है? विलयन। विलयन क्या है और क्या है विलयन के प्रकार, किस प्रकार हम विलयन की आगे चर्चा कर पाएंगे, विलयन से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम विलयन जानेंगे, विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले विलयन की परिभाषा हम लोग जो सीखेंगे वो दो प्रकार से सीखेंगे। एक सीखेंगे विलय और विलायक के आधार पर, और दूसरा सीखेंगे हम लोग पदार्थों के समांगी मिश्रण के आधार पर। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें विलयन की परिभाषा, तो वो परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन से पहले एक चीज ये शब्द आ गया, समांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण? अर्थात एक ऐसा संघटन या ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित सभी कण के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। अगर मान लें कि 1 लीटर विलयन में जो दोनों चीजें मिली है उन सभी में से अगर 1 ml उठा लिया जाए तो 1 ml भी वैसे ही कार्य करे जैसा कि इसका दूसरा ml काम करे, वैसा ही इसका तीसरा ml कार्य करे। अगर 1000 ml है तो सभी 1 ml एक जैसा व्यवहार करें। अर्थात ऐसा कब हो सकता है? जब किसी विलायक में कोई पदार्थ आकर पूरी तरीके से विलीन हो जाए, यानी इस पर क्या हो जाए? घुल जाए। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। ठीक है। अब इसके अनुसार हमारे उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे पहले उदाहरण की बात करें, पीतल। क्या चीज? पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु किन चीजों से मिलकर बनी होती है? एक होता है तांबा और एक होता है जिंक। 80% तांबा और 20% जिंक होती है। 80% तांबा और 20% जिंक। तो पीतल किन चीजों से मिलकर बनी? तांबा और जिंक। बढ़िया आसानी से याद कर सकते हो, पिताजी। क्या याद कर सकते हो? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। अर्थात पीतल किन चीजों का मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण। पिताजी याद रखो, पीतल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ध्यान दीजिए, तांबा और जिंक का समांगी मिश्रण मिलकर क्या बना रहा है? पीतल। तो पीतल हमारा क्या हुआ है? विलयन हुआ। क्या हुआ? विलयन। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक देखते हैं, कांसा। कौन सी चीज है? उसमें क्या होगा बच्चों? गांव में कांसा होता है, कांसा। कांसा से अगर बिंदी हटा दें क्या बचा? कांसा। कांसा देखिए पतावर की तरह होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग? काट लेते हैं, और काट के अपना छप्पर है जो भी है, रस्सी है, बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना है, कांसा को क्या करना है? काट लेना है। क्या कर लेना है? काट लेना है। तो का से कापर और टा से टिन, यानी जो कांसा होता है वो कापर और किसका मिश्रण होता है? टिन का मिश्रण। कापर प्लस टिन, टिन का संकेत Sn होता है। यहाँ 88% आपका जो है वो तांबा यानी कापर होता है, और 12% क्या होता है? जिंक होता है। इस प्रकार हम बात करें तो एक विलयन की परिभाषा हमारी तैयार हुई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यहाँ पर समांगी मिश्रण को एक्सप्लेन किया गया कि समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित सभी घटक एक जैसा व्यवहार करें। समांगी विलयन अर्थात किसी ऐसे विलायक में कोई पदार्थ जो डाल दिया जाए पूरी तरीके से क्या हो जाए? विलीन हो जाए, अर्थात घुल जाए, तब भी हम ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। और जितने भी समांगी मिश्रण है सब क्या बना रहे? विलयन। ठीक है। एक उदाहरण और आपको याद दिलाते हैं। एक उदाहरण जब याद दिला रहे हैं, आपको याद कर लेना है जर्मन सिल्वर।
कौन सा? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है? ये भी एक आपका उदाहरण है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर याद कर लो, आपकी क्या है? कजिन है। क्या है? जर्मन सिल्वर कौन है आपकी? कजिन। कौन है? कजिन। का से कापर, जा से जिंक, ना से निकेल। अर्थात जर्मन सिल्वर भी किन चीजों से मिलकर बना होता है? कापर, जिंक, निकेल। तो जो हमारी परिभाषा थी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं ये सब हमारे लिए क्या है? विलयन। क्या है? विलयन। आइए बात करते हैं विलयन के कुछ विशेष बातें। विलयन के लिए क्या क्या विशेष बातें हो सकती हैं जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली विशेष बात कि विलयन हमारे लिए क्या है? ये स्टार पॉइंट हमारे लिए है। विलयन एक प्रावस्था फलन है। कौन सा फलन है? प्रावस्था फलन। पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए? विलयन एक प्रावस्था फलन, अर्थात ये भी एक प्रावस्था तंत्र में आता है। कौन? विलयन। दूसरा पॉइंट, विलयन के घटक जो होते हैं, विलयन के घटक, जो विलयन के घटक होते हैं उन्हें भौतिक विधि द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के घटकों को भौतिक विधि द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई, जरा समझा जाए, इसका क्या मतलब है? तो समझिए, जैसे हमारे यहाँ गेहूं बिनना देखा ना, घर की माताएं बहनें क्या करती हैं? गेहूं बिनती हैं, चावल बिनती हैं। तो चावल में क्या होते हैं? छोटे छोटे कंकड़ आसानी से निकाल लिए जाते हैं। ये कौन से विधि हुई? भौतिक। हाथों से आसानी से हम कंकड़ों को बाहर कर लेते हैं। क्या इसी प्रकार से अगर हमारे 1 लीटर पानी में चीनी घुल जाए, क्या घुल जाए? चीनी, तो क्या हम इसी तरह चीनी को बिन के निकाल सकते हैं? नमक घुल जाए पानी में, तो क्या नमक को बिन के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अर्थात अगर हम बात करें कि जब भी विलयन हमारा तैयार होता है, नमक का जलीय विलयन हो, चाहे चीनी का जलीय विलयन हो या अन्य विलयन हो, उन्हें हम साधारण भौतिक विधि द्वारा पृथक यानी अलग नहीं कर सकते। चलिए अगला तीसरा पॉइंट, विलयन का संघटन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, विलयन का संघटन क्या होता है? निश्चित होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया जाए एक बार हमने 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी घोल दी, तो जो विलयन तैयार होगा उसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या होगी? निश्चित होगी। उसके प्रत्येक पदार्थ का जो संगठन होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा, यानी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, एक शब्द होता है संगठन, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक। और ये जो एकत्रित होकर लोग बनाते हैं वो संगठन, और संगठन मतलब होता है इसके प्रत्येक अवयव, ठीक है। जैसे मान लो 100 आदमी मिल गए, तो ये जो सामूहिक बना इनका संगठन हुआ। क्या हुआ? संगठन। लेकिन इसमें से प्रत्येक आदमी की अलग अलग बात की जाए तो ये इसके क्या है? संगठन, यानी उसके अवयव है। उसमें उपस्थित प्रत्येक कर हो सकते हैं, उसके प्रत्येक अणु हो सकते हैं। ये हो गए इनके क्या? संगठन। चलिए
अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि विलयन के क्या प्रकार हो सकते हैं। विलयन के प्रकार, चलिए एक बार बच्चों हमारे साथ रिवीजन करेंगे। सबसे पहले विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, बताओ पीतल क्या है? विलयन है। पीतल में कौन सी चीजें मिली होती? तांबा और जिंक। कितने परसेंट तांबा? 80% तांबा और 20% जिंक। इसके बाद कांसा, कांसा किन दो चीजों का मिश्रण है? तांबा और टिन का। कितने परसेंट तांबा? 88%। कितने परसेंट टिन? 12%। ठीक है, तो यहां तांबा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा। जर्मन सिल्वर कौन कौन सी चीजें मिलकर बनी होती? जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, निकिल। याद रखना कि ये कई बार यूपी बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती, और सिल्वर ऑप्शन में सबसे पहले दिया रहता है, तो नाम में लगा होता ना जर्मन सिल्वर, तो कई बार ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और चांदी को टिक नहीं लगाते, यानी चांदी रखता है कि सिल्वर लिखा है, सिल्वर होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती। किन चीजों का मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण। इसके बाद हम लोगों ने विलयन के घटक पढ़े। विलयन के घटक कौन से हैं? विलयन एक प्रावस्था फलन है। इसमें नोट पॉइंट में विलयन के घटकों को भौतिक विधि द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और विलयन का संगठन सदैव निश्चित होता है। ध्यान दीजिए यहां पर एक शब्द आया विलयन के घटक। तो ध्यान दीजिए विलयन के घटक जो मुख्य हैं वो दो है। एक है विलेय और एक है विलायक। कौन सा है? विलेय और विलायक। ध्यान से समझिए। विलयन में उपस्थित वो मात्रा या वो घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। और विलयन में वो घटक जिसकी मात्रा कम होती क्या कहलाता है? विलेय। अर्थात हम साधारण भाषा में समझे, जिसको घोला जाए वो क्या है? विलेय। जिसमें घोला जाए विलायक। और सरल भाषा में सीखें, जिसकी मात्रा कम विलेय, जिसकी मात्रा अधिक विलायक। ठीक, ना समझ में आए तो यहां से देखो, विलेय में कितने अक्षर? 3। विलायक में कितने अक्षर? 4। जिसमें कम अक्षर उसकी मात्रा कम, जिसमें ज्यादा अक्षर उसकी मात्रा ज्यादा। तो बताओ विलेय और विलायक में कौन कम कौन ज्यादा? विलेय कम विलायक ज्यादा। अगर हम कहें 5.8 ग्राम एसीटोन को 72 ग्राम जल में घोला जाए, तो बताओ इसमें कौन विलेय है कौन विलायक? एसीटोन क्या है? विलेय। जल क्या है? विलायक। तो जिसकी मात्रा कम दिखे वो क्या है? विलेय। और जिसकी मात्रा ज्यादा दिखे वो क्या है? विलायक। अच्छा, ये विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बन रहा है? विलयन। तो क्या यहां से हमारी एक परिभाषा और नहीं बन सकती? क्या? विलेय तथा विलायक के, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलेय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो बताओ विलयन की कितनी परिभाषाएं बन गई? 2। पहली कौन सी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और दूसरा, विलेय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम विलयन से आगे बढ़ते हैं विलयन के प्रकार में। किसमें बढ़ेंगे? विलयन के प्रकार में। और विलयन के प्रकार जानने के लिए हम पहली चीज बात करेंगे किसके आधार पर। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा विलयन की
सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता, अवयव की सांद्रता के आधार पर। ठीक है, विलयन की सांद्रता के आधार पर। तो इसमें किस अवयव की सांद्रता ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो एक पहला बनेगा इसके अनुसार तन विलयन, और दूसरा होगा सांद्र विलयन। पहला कौन सा है? तन विलयन, और दूसरा कौन सा है? सांद्र विलयन। चलिए बात करते हैं आज तन विलयन और सांद्र विलयन। चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, तन का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हमारी गांव की भाषा में समझ में आ जाए तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि क्या है तन और क्या है सांद्र। तन का मतलब हमारी गांव की भाषा में है पतला। क्या चीज? पतला। और सांद्र का मतलब क्या कह सकते हैं? गड्ढा। क्या है? गड्ढा। गड्ढा वो नहीं कोई वाला, मीन्स गाढ़ा है। क्या चीज है? गाढ़ा है। ठीक, समझिए। जैसे मान लिया जाए कि हमें किसी चीज का पतला विलयन बनाना है, जैसे मान लो शरबत बनाना है, पतला बनाना है, तो पतला बनाने के लिए चीनी को ज्यादा घोलेंगे कि कम घोलेंगे? कम घोलेंगे। अच्छा, चीनी है क्या, उसको घोल रहे हैं तो वो विलेय है कि विलायक? विलेय है। तो क्या कह सकते हैं कि जो हमें तन विलयन बनाना है उसको पतला रखना है। पतला रखने के लिए जो विलेय घोल रहे हैं वो कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम। तो ज्यादा कौन सा हो जाएगा? विलायक। यानी हम कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक हो। विलायक की मात्रा, तो विलेय की मात्रा अगर कम है और विलायक की मात्रा क्या है? अधिक है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? तन विलयन। तो बताओ तन विलयन की परिभाषा क्या बनी? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम, या उल्टा भी कह सकते हैं विलायक की मात्रा अधिक हो। क्या कहलाएगा? तन विलयन। यह किसकी परिभाषा हो गई? तन विलयन की। ध्यान से समझिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो, तथा विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक हो, क्या कहलाता है? तन विलयन। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो किसकी परिभाषा बन जाएगी? सांद्र विलयन की बन जाएगी। बताओ क्या कहें? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा क्या हो? कम हो जाए। जहां कम है यहां क्या कर देंगे? अधिक, और जहां अधिक है यहां क्या कर देंगे? कम। बताओ किसकी परिभाषा बन जाएगी? सांद्र विलयन। तो सब समझते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तन विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तन विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक। क्या कहलाता है? तन विलयन। सांद्र विलयन की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा क्या हो? कम। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। बताओ तन विलयन क्या है, सांद्र विलयन समझ गए? आपने अक्सर देखा होगा किसी रिएक्शन में इन प्रेजेंस आप लिखा रहता है सांद्र H2SO4 या फिर तनु HNO3। ऐसा देखा कि नहीं देखा? तो ये सारी चीजें क्या है? ये तनु है या सांद्र है, तो सब की सब क्या है? सांद्रता है। क्या है? सांद्रता। अब ये जो एक शब्द नया आ गया सांद्रता,
ठीक है। अभी हम लोग आगे सीखेंगे सांद्रता है क्या, सांद्रता को नापने की विधियां क्या क्या है, इस सांद्रता का मतलब क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, फॉर्मलता क्या है, सब की सारी चीजें क्या है, सांद्रता को नापने की विधियां हैं। तो सांद्रता है क्या, यह भी हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक आते हैं, इसी सांद्रता के आधार पर दो विलयन और पढ़ने हैं। एक को कहेंगे संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। और दूसरे को कहेंगे असंतृप्त विलयन। समझिएगा जरा, पहला क्या है? संतृप्त विलयन, और दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा, हम लोग गांव घर पे किसी निमंत्रण में पहुंच गए, ब्रह्मभोज चालू है, पूड़ियों के ऊपर पूड़ियां चल रही, 20-20 पूड़ी इकट्ठे खा गए, शक्कर भी फाँक लिए, और देखा बगल में थोड़ा सा छेना भी चल रहा है, 2-4 दाव गए। अब आपके एक नए व्यवहारी मिल गए, क्या भैया आओ बस एक, थोड़ा सा बस एक। तो आप एक शब्द कहते हो क्या? इच्छा तृप्त हो गई। क्या कहते हो? इच्छा तृप्त हो गई। क्या मतलब निकला इसका? इच्छा तृप्त यानी अब हम इतना खा चुके हैं, अब इससे ज्यादा कुछ भी संभव नहीं, एक भी इंच जगह खाली नहीं है कि अब कुछ भी अंदर जाए। इस तरीके से हम बात करें, इसी को विलयन में लागू किया जाए। मान लो हमारे पास एक बीकर है और इसमें कुछ क्या भरा हुआ है? पानी। हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, क्या होगी? घुल जाएगी। थोड़ी सी और डालें, फिर घुल जाएगी। थोड़ी सी और डालें, फिर घुल जाएगी। घोलते जाएं, घोलते जाएं, घोलते जाएं, एक लिमिट होगी, इसके बाद मिट्टी इस पे घुलना बंद हो जाए। यानी किसी भी विलायक में हम अधिकतम कितनी विलेय की मात्रा घोल सकते हैं, यही उसकी क्या कहलाती? विलेयता। क्या कहलाती? विलेयता। और इसी से हम बनाएंगे सांद्रता। जैसे मान लेते हैं कि हमने 1 लीटर क्या लिया? पानी लिया, उसमें से हमने 10 ग्राम क्या चीनी घोल दिया। इसकी सांद्रता कुछ होगी, हम नाप लेंगे, मोलरता में, मोललता में, नॉर्मलता में, जिसमें भी नापना चाहें। हमने क्या किया? इस विलयन में 1 लीटर फिर लिया जल और उसमें 20 ग्राम चीनी घोल दी। तीसरा लिया, उसमें 1 लीटर फिर पानी लिया और 500 ग्राम चीनी घोल दी। तो क्या दिख रहा है? ये वाला विलयन क्या है? पतला है, ये उससे ज्यादा गड्ढा, ये उससे ज्यादा गड्ढा। अब साइंस की भाषा में कहें, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता इससे ज्यादा, इसकी सांद्रता इससे ज्यादा। तो क्या दिख रहा है कि सांद्रता का मतलब क्या होने वाला है? यानी किसी भी विलयन में पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है, यही ज्ञान तुम्हें करा रहा है क्या? सांद्रता क्या है? तो सांद्रता का मतलब क्या है? किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, यही क्या है? सांद्रता है। ठीक है। किसी की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब है उस विलायक में विलेय की मात्रा ज्यादा घुली। अगर किसी की सांद्रता कम है तो इसका मतलब क्या है? उसमें विलेय की मात्रा कम घुली। अगर विलयन तनु है तो इसका मतलब विलेय की मात्रा कम है। अगर सांद्र है तो इसका मतलब विलायक की मात्रा ज्यादा है कि कम हो जाएगी? कम। और विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो सांद्रता का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? कि किसी भी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, यही क्या है? सांद्रता है। ठीक है। अब इस सांद्रता के आधार पर भी हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन।
तो यहां से अगर हम बात करें संतृप्त विलयन की, तो वो विलयन अभी हमने उदाहरण दिया था ब्रह्मभोज वाला, हम कितना अधिकतम खा सकते हैं, तो विलायक में कितना अधिकतम विलेय खोल सकते हैं, वही क्या है, संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय की क्या हो, अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा क्या हो, घुली हो, क्या कहलाती, कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। ठीक है। और मान लो इसी से कि अगर अधिकतम मात्रा नहीं घुली, उससे कम घुली है, तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। तो बताओ संतृप्त विलयन समझ में आ गई बात, असंतृप्त विलयन हो जाएगा अब आपसे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था, किस क्या चीज, विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को कितने भागों में बांट सकते हैं। चलिए ये था किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सांद्रता के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तनु विलयन पढ़ा, सांद्र विलयन पढ़ा, और क्या पढ़ा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त। तनु विलयन क्या है, वो विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या हो, अधिक, क्या कहलाता है, तनु विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, विलायक की मात्रा कम, क्या कहलाता है, शांत विलयन। ठीक है। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन, सॉरी संतृप्त विलयन। और जिसमें अधिकतम मात्रा से कम घुली हो, क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था कितनी होती पदार्थ की, तीन पढ़े। एक कौन सी पढ़े, ठोस, दूसरी कौन सी पढ़े, द्रव, और तीसरी कौन सी, गैस। ठीक। देख लेते भौतिक अवस्था के आधार पर क्या है और कैसे। जैसे मान लो कि हमारे पास ठोस की भी तीन अवस्थाओं के आधार पर इसको हम घोल सकते हैं। ठोस को ठोस के साथ घोल दें, ठोस को द्रव के साथ, और ठोस को गैस के साथ। इसी तरह हो सकता है द्रव को ठोस के साथ, द्रव को द्रव के साथ, और द्रव को गैस के साथ, और गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ, गैस का गैस के साथ। इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर 3, 3, 6, 3, 9 विलयन के कितने प्रकार बन गए, 9। अच्छा, एक आप लोगों के मन में क्या क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कि जैसे हम ठोस को ठोस के साथ ये तो समझ में आ रहा है, ठोस को एक बार द्रव के साथ घोल रहे हैं और एक बार द्रव को ठोस के साथ, क्या ये दोनों एक ही, क्या अलग है, अलग है ना। क्या अलग हो सकती है इनकी, मात्राएं अलग। मतलब एक बार हो सकता है कि ठोस की मात्रा ज्यादा हो, उसमें द्रव कम हो। जैसे पनीर, पनीर में वसा की मात्रा ठोस ज्यादा है और पानी की मात्रा क्या है, कम। हो सकता है एक बार द्रव की मात्रा ज्यादा हो और ठोस की मात्रा कम हो। इसमें कैसे, कोई है उदाहरण आपके मन में जहां द्रव ज्यादा हो और ठोस कम, बताओ।
कैसे? क्या हो सकता है? कीचड़ हो सकता है? कीचड़ में पानी ज्यादा है, मिट्टी की मात्रा क्या है, कम है? नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है, बोलो। इसी प्रकार से आपको सोचना है, ध्यान समझो। जैसे मान लो हमने पानी की मात्रा ज्यादा ली और ठोस की मात्रा कम है, चीनी के कण घुले, शरबत बन गए। हो गया उदाहरण। चलिए, इसी प्रकार तो समझ गए कि ये ठोस द्रव और द्रव ठोस एक ही नहीं है। ये 9 प्रकार। कितने प्रकार? 9 प्रकार। ब्रेक करो।